क्या यही वो स्वतंत्र भारत है जिसका हमने सपना देखा था? और यही कारण है कि आप मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे। जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। और ये सिर्फ चीफ जस्टिस चेंज होने की बात नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। एक वक्त था जब बाबा साहब अम्बेडकर का सपना समता, न्याय और सम्मान किताबों तक ही सीमित था, लेकिन आज वो चीज हमें ग्राउंड पे देखने के लिए मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया, और आज BR गवई, जो कि एक दलित है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर रहे हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कांग्रेस सालों से कहती आ रही है कि हम दलितों के मसीहा है, और अगर हम ना रहेंगे तो जो दलित है ना, जो OBCs है ना, उनको दबा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का IQ लो है, क्या इस बात की क्रेडिबिलिटी भी लो है? चलिए इसको हिस्ट्री के पन्नों को उठाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई, कांग्रेस शुरुआत से कहती आ रही है कि हमने देश को आजादी दिलवाई, लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग आजादी के पहले की चीजों को देख लेते हैं। 1887 में जब दूसरा एनुअल कांग्रेस सेशन हुआ था, तब दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य है अंग्रेजी हुकूमत से राजनीतिक हक मांगना, सामाजिक सुधार डिस्कस करना नहीं। और यही बात शायद कांग्रेस के DNA में अभी तक मौजूद है। 1917 में पहली बार अनटचेबिलिटी के ऊपर रिजोल्यूशन आया था, लेकिन ये जो रिजोल्यूशन आया था वो ग्राउंड के ऊपर कितना इंप्लीमेंट हुआ था? नेक्स्ट टू 0। आपको जानकर हैरानी होगी कि EVR रामास्वामी को कांग्रेस इसीलिए नहीं पसंद था क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाले कभी भी दलितों को या OBCs को उनको ऊपर देखना ही नहीं चाहते थे। और इसी कारण से EVR ने अपना एक मूवमेंट शुरू किया, उसके बाद फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी। EVR ने वो हर एक कोशिश की जिससे कि सनातन धर्म के ऊपर टारगेट किया जा सके, इस चीज के आड़ में कि हम दलितों की आवाज बन रहे हैं, दलितों के लिए हम एक सोसाइटी बनाने वाले हैं जिसमें उनके लिए इक्वल हक होगा। और अगर उस समय के अगर आप कांग्रेस के लीडर्स को उठाकर देखोगे ना, तो आपको गिने चुने जो दलित है या फिर जो OBCs है वहां से लीडर्स निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट से रिजाइन करने के ऊपर मजबूर कर दिया था। जवाहर जी, क्या यही वो स्वतंत्र भारत है जिसका हमने सपना देखा था? बैठिए। मैं जानता हूं आपके मन में पिछड़े वर्ग के प्रति झिझक है, और यही कारण है कि आप मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे। लेकिन जवाहर जी, क्या हमारे लोकतंत्र में संविधान का सर्वोच्च स्थान नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारी नीतियां कौन सी नीतियां जो दलितों और पिछड़े वर्गों को समान अवसर देने के बजाय उन्हें हाशिए पे रखने का काम करती है? और कश्मीर, पंजाब, बंगाल जैसे मुद्दों पर आपकी यही नीतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतियां खड़ी करेंगी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इन परिस्थितियों में मेरे लिए सरकार का हिस्सा बने रहना संभव नहीं है। इसीलिए कल मैं सदन में अपना इस्तीफा दूंगा। संसद में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रधानमंत्री नेहरू पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, क्या केवल मुसलमान ही इस देश में सुरक्षा के हकदार हैं? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाइयों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? उनके लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया है? मैंने कहा था, अंबेडकर को मंत्री पद देना सही निर्णय नहीं होगा, इसलिए मैंने तय कर लिया था इन्हें इस पद पर ज्यादा समय तक रहने नहीं दूंगा। पंडित जी, रोकिए इन्हें। हाँ पंडित जी, अंबेडकर जी का बड़ा योगदान है। क्यों रोकूं मैं अंबेडकर को? उनके ना रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देश को चलाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। जिन्होंने दिया संविधान, उनका ये अपमान हम नहीं भूलेंगे, ये देश नहीं भूलेगा। 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को टिकट नहीं दिया। फिर 1954 में कांग्रेस ने खुद बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कैंडिडेट उतारा था। यहाँ तक कि भारत रत्न भी कांग्रेस ने नहीं दिया। नेहरू और इंदिरा गांधी ने सबसे पहले भारत रत्न अपने आप को दिया। फिर 1990 में जब बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट आती है, तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलता है। लेकिन कांग्रेस का ये जो चेहरा है ना, ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये टेक्स्ट बुक्स तक भी पहुंच गया है। 2006 में एक NCERT टेक्स्ट बुक में बाबा साहब अम्बेडकर को कार्टून में दिखाया गया था। एक
स्नेल के ऊपर बैठा हुआ हाथ में छड़ी लिए। पूरे संविधान के ड्राफ्टिंग की कांग्रेस पार्टी ने मजाक बना दी थी। वो तो 2012 में जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया तब जाकर इसको हटाया गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1984 तक जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तब ओबीसी एमपी का जो परसेंटेज था वो 11.1% था, लेकिन 1989 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी पावर से हटती है उसके बाद जो ओबीसी एमपी का जो परसेंटेज होता है वो डबल हो जाता है और ये करीबन 20.9% हो जाता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हुआ था तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थल था मऊ, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने एक मेमोरियल तक नहीं बनाया। और 2024 में तो राहुल गांधी के वन ऑफ द फेवरेट सैम पित्रोदा ने तो ये कह दिया कि भाई अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन का पिता बताना सबसे बड़ी झूठी कहानी है और उनके हिसाब से ये जो श्रेय है ना वो नेहरू को मिलना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थल से जुड़े जो 5 स्थल है ना, मऊ से लेकर नागपुर तक, उनको राष्ट्रीय स्मारक बनाया। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया रिसर्च और पॉलिसी के लिए, और भीम ऐप लॉन्च किया जिससे गरीबों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। जब बीजेपी रूल कर रही है और जब कांग्रेस रूल कर रही थी तब तक में बीजेपी के अंदर जो टोटल ओबीसी सीएम बने हैं उनकी टोटल परसेंटेज अभी तक 30.9% है। लेकिन वहीं पे कांग्रेस के 60 सालों के रूल में अभी तक जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज गया था वो 17.2% गया था। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में टोटल 27 ओबीसी है, 10 दलित है और 5 आदिवासी हैं। इतने सालों से कांग्रेस खुद ओबीसी और एससी एसटी को दबाती आ रही थी, लेकिन खुद ही ये लोग कहते थे कि हम ओबीसी और एससी एसटी की मसीहा है भाई, हम ही उन्हें न्याय दिलवा सकते हैं। लेकिन जो डेटा है वो ये बताता है कि बीजेपी के टेन्योर में ओबीसी और एससी एसटी को ज्यादा अपलिफ्ट किया गया है। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जी हाँ, हम सभी लोग हिंदू हैं, हमारी यही एक आइडेंटिटी है। मैंने बस आपको इतिहास के बारे में और अभी की सिचुएशन के बारे में अवगत कराया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा देश और हमारा सनातन धर्म है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। नमस्कार।